जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज हम लोग लेके आ गए हैं अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 31 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, मायोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन। एक हमारा प्रोटीन है, एक हमारा बायोमॉलिक्यूल है, कंटेन्स 0.34% Fe, आयरन का 0.34% रखता है। बाय मास एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन 1 आयन ऑफ Fe इज प्रेजेंट। एक Fe प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। मोलर मास ऑफ मायोग्लोबिन निकालना। अब मायोग्लोबिन का मोलर मास निकालना है, तो इसके लिए आप लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब भी कभी आपको एलिमेंट का परसेंटेज दिया हो और एलिमेंट का मोलर मास मांगे, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करिए। परसेंटेज इक्वल टू जिस एलिमेंट की बात कर रहा उसका एटॉमिक वेट इनटू उस एलिमेंट की एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम यानी एटॉमिसिटी इनटू 100 और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। मॉलिक्यूलर वेट, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। इसमें जो जो डेटा आपको गिवन है वो पुटअप करेंगे। तो परसेंटेज देखिए बच्चों 0.34 है, तो 0.34 आ गया। एटॉमिक वेट 55.84 है। एटॉमिसिटी 1 है क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक एटम है आयरन का, इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमारा 55। मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है, तो MW निकालना चाहते हैं। तो अगर MW को हम लोग ये सारा डेटा सॉल्व करें तो MW इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 55.84 इंटू 100, यानी आ जाएगा 5584 और डिवाइडेड बाय 0.34, ये आ गया 16,423। तो 16,423 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो नियरेस्ट वैल्यू ये है। 55.84 में 55.845 भी था, ये हमने 5 नहीं लिया। अगर हम लोग ये ले लेते हैं, पूरा वैल्यू ले लेते हैं, तो 55.845 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.34, तो 16,425 एग्जैक्ट आ रहा। तो 16,425 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है इसकी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 47। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ 2,4 हेक्साडाइन विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक कंपाउंड है हमारे पास, एक डाइन है 2,4 हेक्साडाइन, और उसमें हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन ऐड करना या 1 इक्विवेलेंट ब्रोमीन ऐड करना। गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड, 2 कंपाउंड देगा, x भी देगा y भी देगा। x बताया है कि ये है और y क्या है पूछ रहा है। तो चलिए आइए रिएक्शन बनाते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम लोग ने इसकी नंबरिंग कर ली इस तरफ से, तो ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 5 और 6, और इसमें हमको सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिला हुआ है और फोर्थ पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड मिला है। अब अगर हम इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, तो ब्रोमीन से रिएक्शन कराते समय आपको ये ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे Br2 से रिएक्शन करा दी और 1 मॉलिक्यूल या 1 इक्विवेलेंट Br2 ऐड किया, तो अब इसमें इस तरीके से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, क्योंकि इस कार्बन की स्टेबिलिटी इस कार्बन की तुलना में ज़्यादा होगी। तो हम लोग इस तरीके से स्टेबल इसको करेंगे, बिकॉज ये जो कार्बोकेटायन है ये यहाँ रेजोनेंस से स्टेबलाइज है,
और अगर हम लोग ऐसे इसको तोड़ते तो ये जो कार्बोकैटायन था ये 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज होता, इसलिए इस तरीके से ये ब्रेक होगा। और ये ब्रेक होने के बाद मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, देखिए ये कंडीशन आ गई, इस पे देखिए प्लस आ गया और इस पे माइनस आ गया, और ये वाला जो कार्बोकैटायन है इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ये ऐसे बने तो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाए, इस तरीके से ब्रेक करके टूट जाए क्योंकि अब ये इस तरफ नहीं टूट सकता, बिकॉज प्लस के बगल में प्लस नहीं आएगा, प्लस के बगल में माइनस आएगा, तभी स्टेबलाइज होगा। तो एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी हो सकती है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाए, 1 2 3 4 5 6, और अब ये वाला यहाँ पे माइनस इस प्लस के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बना दे, और इसकी तरफ आ जाए प्लस और इस पे आ जाए माइनस। तो अब जब Br2 टूटेगा Br प्लस Br माइनस में, Br प्लस और Br माइनस में ये ब्रेक करेगा। तो एक Br जब यहाँ पर जुड़ेगा तो एक Br माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस वाला यहाँ आ जाएगा, इसमें एक Br माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस वाला यहाँ आ जाएगा। तो अब अगर नेमिंग की बात करेंगे आप, तो नेमिंग की बात हम लोग इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 4 और 5 पे ब्रोमो है, तो 4,5 डाई ब्रोमो, 4,5 डाई ब्रोमो हेक्स 2ईन इसका नाम है। और ये इन्होंने बताया भी है कि मुझे एक कंपाउंड मिलता है 4,5 डाई ब्रोमो हेक्स 2ईन, तो ये तो इन्होंने बताया ही है, ये बनता है। अब इसका नेमिंग कर लो, तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि क्या है। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, अगर इधर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता 4 5 6। तो अब इसकी नेमिंग में क्या होगा, नेमिंग होगी 2,5 डाई ब्रोमो, 2,5 डाई ब्रोमो, और 2,5 डाई ब्रोमो के साथ हेक्स, और हेक्स के बाद 3 पे ईन है, हेक्स 3ईन, हेक्स 3ईन 2,5 डाई ब्रोमो हेक्स 3ईन, यहाँ पे 2,5 डाई ब्रोमो हेक्स 3ईन, सेकेंड ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सेकेंड ऑप्शन सही माना जाएगा। 48 में देखिए ये यहाँ पर CH2Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का एक्सटेंशन है। मान लीजिए हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, या इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारे पास CH2Cl2 है, CH2Cl2 ये, और CH2Cl2 सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 से मिलेगा। तो जब एनहाइड्रस AlCl3 से मिलेगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CH2 प्लस Cl और AlCl4 माइनस। अब ये CH2 प्लस Cl हमारे बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, CH2 प्लस Cl, और अब मुझे यहाँ पर एक कंपाउंड मिल जाएगा, और वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड सर ये होगा, इस पर मुझे CH2Cl मिल गया। अब ये जो CH2Cl है ये फिर हमारा एनहाइड्रस AlCl3 के कांटेक्ट में आएगा, और ये Cl टूट के माइनस AlCl4 माइनस बना देगा, और माइनस AlCl4 माइनस बनाने पे अब ये मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट मिल गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है CH2 प्लस। अब ये हमारा आएगा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, एक बेंजीन न्यूक्लियस पे और अटैक करेगा, ये बेंजीन न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। तो अब मुझे यहाँ पे एक बेंजीन न्यूक्लियस ये,
एक बेंजीन न्यूक्लियस ये, और इनके ये दोनों CH2 से जुड़े हुए हैं, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या ये बना है मेरा मेजर प्रोडक्ट। इस तरह का कोई प्रोडक्ट है, देखिए ये है, ये जो CH2 है, आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा दो और सीधा सीधा इसको लिंक कर दो, क्योंकि ये जो डॉट है ये कार्बन है, कार्बन पे CH2, इसलिए मेरा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो फोर्थ वाला यहाँ पे मैच करेगा। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करेंगे, पहले एक Cl AlCl4 बनाएगा, CH2Cl यहाँ पे अटैक करेगा, फिर दूसरी बार Cl फिर जाएगा, फिर जो हमारा बेंजिल कार्बोकैटायन होगा वो बेंजिल कार्बोकैटायन, जैसे ये बेंजिल कार्बोकैटायन है, ये बेंजीन पे रिंग पे अटैक करेगा और फिर आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग ने फेरस आयरन कपल के साथ और कैडमियम हाफ सेल के साथ बनाया, और इनिशियल कंसंट्रेशन फेरस की और कैडमियम 2+ की दी गई है, और EMF ऑफ द सेल व्हेन CD2+ बिकम 0.10। इसका सेंस ये है कि CD2+ 0.25 से 0.10 हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि CD2+ हमारा रिएक्टेंट है, क्योंकि समय के साथ साथ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है। तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन पहले बना लें। CD2+ हमारा रिएक्टेंट है जो कि हमारा CD में बदलेगा, तो ऑब्वियस बात है कि CD2+ का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब सर हम लोग यहाँ पे T=0 टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी, जब सेल बनाया था, तो किसकी क्या कंसंट्रेशन थी? इसकी कंसंट्रेशन 0.250 थी, और उस समय फेरस की कंसंट्रेशन 0.800 थी, 0.800 थी। अब जैसे जैसे ये रिएक्शन चली तो T सेकेंड बाद इसमें से कुछ कमी आ गई, 0.250 -x, और इसमें x बढ़ जाएगा, बिकॉज जब इसका 1 मोल जाता है तो इसका 1 मोल बनता है, रिएक्शन बैलेंस स्टेट में है। अब क्योंकि उसने मुझे बताया कि जो CD2+ 0.1 रह गया था, तो इसका सेंस है कि x बराबर हो जाएगा 0.25 - 0.10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.15। तो अब जो हमारा जब सेल बना फाइनली, तो उसमें CD2+ की कंसंट्रेशन, और वो कह रहा कंसंट्रेशन द EMF ऑफ द सेल व्हेन CD2+ बिकम 0.1, तो जब CD2+ 0.1 थी, उस समय देखिए Fe की कंसंट्रेशन क्या थी? Fe की कंसंट्रेशन 0.8 प्लस 0.x का वैल्यू कितना है? 0.15, ये x का वैल्यू यहाँ लिख दिया 0.15, 0.15 यानी कि 0.15 ऐड कर दोगे तो 0.95 आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन। अब मुझे नस्ट इक्वेशन लगाना है, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो मैं ये यहाँ इससे निकाल ही लूंगा, दिया हुआ है मुझे, ठीक है। और मुझे क्या n का वैल्यू चाहिए होगा, तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो n का वैल्यू 2 हो गया। अब आइए इसको नस्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो एक पेज और ले लेते हैं। नस्ट इक्वेशन होगी हमारी E = E0 - 0.0591 अपॉन n log
प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अब प्रोडक्ट का एक्टिव मास भाई देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या है और सीधा सीधा रख देते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा है Fe2+ और CD एक सॉलिड है, इसका जो एक्टिव मास है वो यूनिटी या 1 होगा। तो CD यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, तो Fe2+ लिख दिया। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कोई है नहीं या 1 है तो पावर 1 रहेगी, और नीचे हमारे पास CD2+ आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए। E इक्वल टू E0 की जगह पर आप रखिए E0, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि Fe ऑक्सीडाइज हो रहा, तो Fe से Fe2+ और CD रिड्यूस हो रहा है, तो CD2+ से CD2+ से CD, Fe से Fe2+, और -0.0591 अपॉन n का वैल्यू 2 लॉग, और Fe2+ का 0.95 और CD2+ का 0.1। अगर हम इसको यहाँ पे 0 मान लें और ये यहाँ से डेसिमल हटा दें तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी 9.5, लॉग 9.5 आ जाएगी। पूरा ऐसे कैंसिल करके इसको लिख लेते हैं, ये कट किया तो 9.5 आ गया। log 10 बराबर 1 होता है, तो 9.5 इक्वल टू होगा 1 है तो 0.95 या 97 तक होगा, ये वैल्यू 0.97 तक मान लीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ऑप्शन है उस ऑप्शन में ये 0.013 है, ये 0.11 है, तो काफी नियरेस्ट ऑप्शन दे दिए। 0.05 और 0.02 तो दूर है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड बहुत नियरेस्ट ऑप्शन है। तो हम लोग को ये गलती नहीं करनी है कि इसको 0.059 को हम लोग सीधा सीधा 0.06 ले लें और 2 से डिवाइड करके 0.03 मान लें, और log 9.5 मतलब ये मान लें 0.9 अप्रोक्सीमेट, तो 0.9 और यहाँ पर 0.3 तो 0.027, और 0.027 से सॉल्व कर लोगे तो आपको वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, नियरेस्ट मिलेगी, और आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, या तो इतना नियरेस्ट ना पूछा गया होता, तो कैलकुलेशन भाई मुझे करनी पड़ेगी। अब जरा मैं यहाँ से वैल्यूज पुटअप कर लूँ, ये मेरा Fe से Fe2+ मुझे रखना है, तो ये आ जाएगा +0.44, Fe2+ से Fe है -0.44, Fe से Fe2+ +0.44, और प्लस CD2+ से हमारा आ जाएगा -0.40, -0.0591, और log 9.5 समझो 0.97 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 0.97 के अप्रॉक्स आ गया। अब ये इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो 0.44 में से ये आ जाएगा +0.04, और माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.97, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.04 में, तो 0.0113 आ रहा, तो 0.0113, ये सब सॉल्व करके आया 0.0286, और ये सॉल्व करके आया +0.0113 वोल्ट। इस हिसाब से मेरा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.011। और अगर आपने अप्रॉक्स आइडिया लगाया तो अप्रॉक्स आइडिया लगाने पर हो सकता है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच करने लगे, तो ये सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय अ मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम 0.6 to 0.9। ठीक है। when the energy of the incident photon was increased by 20% the work function of the metal। तो चलिए आइए, हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो टोटल एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अब इसमें दो इक्वेशन है हमारी। मान लीजिए हमारी टोटल एनर्जी ई है और ई नॉट उस समय मुझे निकालना है अभी, और काइनेटिक एनर्जी शुरू में मेरी आई है 0.6। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है। और कह रहा है कि जब हम लोग इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 20% बढ़ा देते हैं, यानी कि 100 में बढ़ेगा 20 तो 1 में बढ़ेगा 0.2। तो अगर ये 1 ई है तो अब मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 0.2 1.2 ई इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.9। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, E अपॉन 1.2 ई इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.6 अपॉन ई नॉट प्लस 0.9। अब E से E कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा इक्वेशन ई नॉट प्लस 0.9 इक्वल टू 1.2 ई नॉट और प्लस 0.72, क्योंकि 12 6 72 और 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 0.72। अब ये हम लोग ने 0.72 को इधर ले आए, 0.9 माइनस 0.72 इक्वल टू 1.2 ई नॉट माइनस ई नॉट, यानी 1 ई नॉट। तो 0.2 ई नॉट आया, तो ई नॉट इक्वल टू 0.18 अपॉन 0.2, यानी 18/20, यानी 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी among Zn(NH3) whole 4 2+ cobalt NH3 whole 6 cobalt NH3 whole 6 और इस पे 2+ और इस पे 3+। तो अब देखिए Zn(NH3 whole 4 2+ में तो Zn2+ है, यानी कि D10 है। तो जब D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 आती है, तो यहाँ पे 0 आएगी। वैसे भी ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से कम होती है, तो उस हिसाब से लोएस्ट वैल्यू तो Zn(NH3 whole 4 की हो जाएगी। तो फर्स्ट में दिया लोएस्ट, फर्स्ट में दिया है और फोर्थ में दिया। अब आता है, ये दोनों सेम कंपाउंड है कोबाल्ट के, एक पे +2 एक पे +3 है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका मीन्स है ज्यादा होगा सबसे ज्यादा CFSE +3 चार्ज वाले की, उसके बाद +2 की, उसके बाद Zn वाले की, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Li+ एंड H-। देखिए H- और Li+ में Li+ कैसे बनता है, Li के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। H- के पास एक H के पास होता है, एक आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अब मुझसे पूछा कौन सी बात करेक्ट है, तो पहला हमसे कह रहा है H- इज लार्जर इन साइज देन Li+। हम सब लोग जानते हैं कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन होते हैं उसमें जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होता है साइज उतना ही बड़ा होता है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक Li+ से साइज बड़ा होगा
H माइनस का, तो ये बात सही है। H माइनस इज लार्जर देन इन साइज ऑफ Li प्लस। फिर Li प्लस इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन H माइनस। अब भाई देखिए Li प्लस अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और H माइनस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Li फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होती है। अब Li प्लस का +1 से +2 में ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो हो ही नहीं सकता, रिड्यूसिंग एजेंट ये हो नहीं सकता। H माइनस अपनी -1 से H की 0 भी हो सकती है, और अगर H प्लस हो जाए तो +1 भी हो सकती है, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी H माइनस की, और यहाँ लिखा Li प्लस इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन H माइनस, गलत हो गया। थर्ड आता है इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H माइनस देन फ्रॉम Li प्लस। तो अब देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, तो Li प्लस में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की नीड होगी इन कंपैरिजन टू H प्लस। H माइनस से आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H माइनस देन Li प्लस। ये कह रहा है कि H माइनस में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, गलत। H माइनस में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये बात भी गलत हो गई। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द H माइनस एंड Li प्लस आयंस आर द सेम, तो ये बात गलत है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। एक केमिकल प्रॉपर्टी आपने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देख ली, Li प्लस रिड्यूसिंग नहीं है और H माइनस रिड्यूसिंग है, तो उस हिसाब से सेम नहीं हो सकती, ये गलत है, तो केवल फर्स्ट सही होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एथाइल साइक्लोहेक्सेन और स्टीरियो आइसोमर्स इग्नोर करने, तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कायरल कार्बन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें पाई बॉन्ड और रिंग की पोजीशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ने सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है और इस पर हमारा एथिल ग्रुप लगा दिया, ये एथिल ग्रुप लगा दिया। अब अगर हमको यहाँ पे क्लोरो लगाना, मोनोक्लोरिनेशन, तो एक बार हम लोग क्लोरो ग्रुप यहाँ पर लगा देंगे, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा ही सेम, और सेम स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक बार क्लोरो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये अलग नेम आएगा, अलग कंपाउंड अलग नेम। फिर एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक बार क्लोरो यहाँ पर लगा देंगे थर्ड पोजीशन पे, फिर एक बार स्ट्रक्चर बनेगा और एक बार जैसे जो बेंजीन का ऑर्थो पोजीशन होता है उस लगा देंगे। हालांकि ये तो साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन हम लोग ये पोजीशन ले लेंगे। अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे। अब ये हम लोग ने इस पे बना लिया है, एक और पोजीशन लेंगे और वो ये पोजीशन हो जाएगी, और एक पोजीशन हो जाएगी हमारी जैसे हम लोग पैरा वाली पोजीशन दिखाते हैं ये। अब अगर आप इधर आते हैं तो इसके साथ सिमिलर हो जाएगा, अगर आप इधर आते हैं तो इसके साथ सिमिलर हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of compound can be stable while retaining the identity of each compound in the pair over a period of time। भाई ये कह रहा है कि अगर हम दो कंपाउंड कंटेनर में मिला दें और वो कंटेनर में मिलाने के बाद अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखें, यानी खत्म नहीं हो, यानी रिएक्ट नहीं करें, तो जो दो लोग रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद कोई नया प्रोडक्ट बना देंगे, कोई नई चीज बना देंगे। लेकिन जो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे ए और बी को हमने एक कंटेनर में मिलाया और उन्होंने रिएक्शन कर ली, तो नई चीज क्या बनेगी, ए बी कंपाउंड। ए अलग था, बी अलग था, ए बी अलग चीज बन गई।
और ए और बी ने रिएक्शन नहीं की, एज इट इज पड़े रहे, तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन करेगा रिएक्शन, कौन नहीं करेगा। तो देखो, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक कंटेनर मिलाया तो बिल्कुल रिएक्शन करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर घटाना चाहता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना चाहता है। तो अब हम लोग को इसी हिसाब से ये चेक करना। अब देखिए यहाँ पर फेरिक क्लोराइड में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, जो एक तरह से हाईएस्ट है, क्योंकि आयरन के हम दो मानते हैं, फेरस और फेरिक। हालांकि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +6 तक जा सकती है, लेकिन तो अब जरा देखिए कि यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और जैसे मैंने बताया कि Fe का एनसीईआरटी में दिया हुआ कि +6 तक जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो मोस्टली फेरिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और फेरिक चाहता है कि फेरस में रिड्यूस हो जाए, और Sn +2 में, और Sn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, क्योंकि वो 4th ग्रुप का है। तो ये चाहता है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए। अब एक चारा ऑक्सीडाइज हो जाए, एक चारा रिड्यूस हो जाए, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी, तो ये लोग आपस में स्टेबल नहीं रहेंगे कुछ समय बाद, मतलब ये मिलेंगे नहीं। तो हमको कंपाउंड जब रिएक्शन में मिलेगा तो वो मिलेगा फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड, और स्टेनस नहीं मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बना के रखेंगे। तो ये हमने आइडेंटिटी नहीं बनाया, और ये रिएक्शन हो गई। HgCl2 में Hg की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसकी भी +2 है। ये +4 में जाना चाहता है, और Hg जाना चाहता है +1 में, या फिर Hg अर्थात 0 में। तो इनकी भी रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन इसकी भी हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। FeCl2 में Fe की +2 है, ये चाहता +3 में ऑक्सीडाइज होना, और Sn की भी +2 है, ये भी चाहता +4 में ऑक्सीडाइज होना। तो इनकी भाई साहब रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों लोग सेम चीज चाह रहे हैं, दोनों लोग ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो थर्ड वाला यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा। अब इसको और देख लेते हैं, जो FeCl3 है, यानी कि अगर आप रिएक्शन बनाना चाहते हैं तो FeCl3 + SnCl2, पहला वाला ऑप्शन की रिएक्शन हो जाएगी, ये FeCl2 में रिड्यूस हो जाएगा, और SnCl2 SnCl4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरी वाली जो रिएक्शन थी, HgCl2 जब SnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो HgCl2 को पहले Hg2Cl2 में बदलेगा, फाइनली फिर Hg में बदल देगा। तो हम लोग सीधा Hg वाली ले लेते हैं, SnCl4 बन जाएगा। और जो FeCl2 है, SnCl2, ये रिएक्शन होगी नहीं। FeCl3 में Fe+3 से +2 में बदलना चाहता है, और Ki का आयोडाइड I2 में ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर FeCl2 बन जाएगा, I2 बन जाएगा, और KCl बन जाएगा। अगर हम लोग इसके 2 मोल ले लें, इसके 2 मोल ले लें, और इसके भी 2 मोल ले लें, तो देखिए 2K, और यहां पर भी 2K, 2 2 4 2 6, 2 3 6, Fe के 2, Fe के 2, और रिएक्शन भी बैलेंस हो गई आपकी। इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन हुआ इसमें केवल थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब ये एक रिएक्शन दी गई है, XX + YY, दिस गिव्स ZZ। XX बदल रहा है YY में और ZZ में, और कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर X का 30 बार है। मान लीजिए ये 30 बार है, उस समय ये लोग हैं नहीं,
अब 30 बार में से मान लीजिए कि वो कह रहा वाई और जेड उस समय नहीं प्रेजेंट था। द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई जेड 20, 5 एंड 10 है। तो हम लोग पहले अपना होमवर्क कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें से एक्स पी प्रेशर निकला, मतलब ये एक्स आ गया और जो इससे प्रेशर कम होना था वो निकला। यहां पर वाई पी बना और यहां पर जेड पी बना। अब ये जो 30 माइनस एक्स पी है, 30 माइनस एक्स पी, ये तो भाई हमारा आ रहा है 20, ये हमारा 20 आ रहा। तो अब अगर हम इससे एक्सपी निकालना चाहें तो एक्सपी बराबर आ जाएगा 10। अब मुझे बोल रहा है कि क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो ठीक है भाई, एक्स पी इज टू वाई पी इज टू जेड पी हम लोग ले लेंगे। और ये हमारे पास आ रहा है एक्स पी 10, वाई पी हमारा आ रहा है कितना 5, और ये आ रहा है 10। पी से पी कैंसिल कर दो कॉमन लेके, रेशो में अगर जाना है तो एक्स वाई जेड का रेशो क्या हो जाएगा 10, 5, 10, यानी कि 2:1:2। तो 2:1:2 यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 के सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये देखिए बहुत बड़ी रिएक्शन दे दी। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यहाँ तो आ नहीं पाएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, और हम देख रहे हैं कि सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ और 7th कार्बन पे CO 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डबल बॉन्ड दो और NH2, 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड दो और NH2। अब इसकी रिएक्शन हम लोग ने सबसे पहले कराई, सबसे पहले हम लोग ने इसकी रिएक्शन कराई एथाइलिन ग्लाइकॉल से। तो एथाइलिन ग्लाइकॉल भैया कीटो से रिएक्शन करता है, तो एथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन ऐसे करा लेते हैं। ये CH2 है, CH2 CH2 OH OH, ये हमारे पास आ गया है एथाइलिन ग्लाइकॉल। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जब इसको रिएक्ट कराने जाएंगे तो यहां से H, यहां से H और ये ऑक्सीजन वाटर निकाल देगा। तो अब जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा वो ये कंपाउंड बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, पहले जैसा बनाना वो बना लें, NH2। और अब इसके ऊपर ये मेरा एक कंपाउंड लग गया जहां पे हमारा कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ था। ये ऐसे कीटो का एथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि ये हमको मिल गया कीटल, साइक्लिक कीटल मिल गया। अब साइक्लिक कीटल मिलने के बाद ये तो हमारा एथाइलिन ग्लाइकॉल वाली रिएक्शन हो गई, एथाइलिन ग्लाइकॉल। अब दूसरे स्टेप में NaOBr। तो जब NaOBr के साथ जाओगे तो NaOBr यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए लिया गया है। जो NaOBr होता है वो बेसिकली Br2 और NaOH से आता है। अब क्योंकि यहां पर ये एमाइड ग्रुप है, दिस वन इज द एमाइड ग्रुप, और एमाइड की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन और NaOH से कराते हो तो हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लगती है। और ये हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में Br2 NaOH की जगह NaOBr भी आपको दे सकता है। तो NaOBr अब इसको क्या करेगा, एमाइड को एमीन में बदल देगा 1 कार्बन लेस में।
तो अब फिर मेरे पास क्या कंपाउंड आया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 7 कार्बन है, इस 7 कार्बन में ये कार्बन कट हो जाएगा यहां से, और इसी पे हम लोग का NH2 आ जाएगा। तो यहां पर हम NH2 लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन रह गए। पहले 1 2 3 4 5 6 7 थे, अब 6 कार्बन रह गए। ये मेरा कंपाउंड बन गया, और ये जैसे बना हुआ था वो बना रहेगा। अब यहां पे हम लोग ने क्या किया, अब हाइड्रोलिसिस की इसके बाद। तो जब हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको पता है, जब हम लोग कीटल की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे कीटोन वापस लौट आता है। तो हम लोग ने इसकी हाइड्रोलिसिस की, यहां से बॉन्ड को ब्रेक किया, और यहां पे 2H और यहां पर ऑक्सीजन, ये एथाइलिन ग्लाइकॉल वापस हो जाएगा और मेरा कीटो वापस मिल जाएगा। और जब मेरा कीटो मिलेगा यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। और जब C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ यहाँ पर NH2 ग्रुप भी है, तो इसमें हम लोग गर्म करेंगे अगर इसको, तो ये हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O के साथ वाटर निकाल देगा। जैसा कि आपने पढ़ा है, एल्डिहाइड और कीटोन में अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो जब कीटोन भी है और अमोनिया का डेरिवेटिव भी है, तो इनकी रिएक्शन हो जाएगी। और वैसे भी यहां पर देखो 1 2 3 4 5 और ये N मिला के 6 कार्बन की रिंग बन रही है, और जब 6 कार्बन की रिंग बने तो रिंग बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम इसको देखो ऐसे बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 और यहां पे N 6, और ये भैया हम बना दे रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इस डबल बॉन्ड O पर ये एक कार्बन हम जोड़े दे रहे हैं अलग से CH3 के रूप में, और इस N के ऊपर ये 2H2 है। हम लोग ने इसकी डायरेक्ट ट्रिक पढ़ी थी कि अगर अमोनिया या एमाइन डेरिवेटिव है तो उसे H2NG करके लिख दिया जाता, और कीटो का O और NH2G का या NH2Z का H2 और वाटर निकल जाता और NZ जुड़ जाता है। तो अब इससे ये गर्म अगर हमने कर दिया, तो गर्म करने पर, या नहीं भी गर्म करेंगे तो ये काफी रिएक्टिव है। यहाँ अगर हीट का निशान होता तो और अच्छा रहता, और बाकी सब कंपाउंड यहाँ पे साइक्लिक हैं, तो साइक्लाइजेशन तो होना ही है। तो इसमें मुझे यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर। अब वाटर निकल जाएगा तो इसके भी में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो मुझे कंपाउंड मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ये 6 मेंबर की रिंग होगी भैया, इस 6 मेंबर की रिंग में यहां पर N लगा होगा, और इसमें डबल बॉन्ड होगा, और जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया उस पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा होगा। तो अब यहां पर 6 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन देखो, 6 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन ये है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है, गड़बड़ है, इसमें OH एक्स्ट्रा आया हुआ। तो ये वाला मेरा स्ट्रक्चर मिल रहा है इसमें थर्ड, इसलिए ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये हमारा CH3 जिसको कि हम लोग ने केवल बार से दिखाया है, अब बन जाएगा। ये हम लोग ने देखिए NCERT से एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल को यूज करते हुए ये कन्वर्जन बनाया था, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है आगे कि इस कीटल की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, नेक्स्ट पेज पे है, तो फिर हमारा ये कीटोन वापस लौट आता है। द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H किसके बराबर होगी? तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, MBR एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है NH/2π। अब देखिए n तो एक नंबर है, उसका कोई यूनिट है नहीं, पाई भी फिक्स वैल्यू है, कोई यूनिट होती नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल MBR की जो यूनिट होगी वो H की यूनिट के बराबर होगी।
इसलिए आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट। कौन सा स्पीसीज हमारा डायामैग्नेटिक है? जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 करके फिलिंग करते हैं, तो अगर सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं या सारी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे डायमेट्रिक कहते हैं। और किसी भी अगर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे पैरामेट्रिक कहेंगे। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर नहीं भी हो चलेगा, लेकिन अगर हमारा सारे ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमेट्रिक, और सारे ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी एक में या ज़्यादा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामेट्रिक होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए ये ट्रिक रहती है कि आप जो भी मॉलिक्यूल या आयन आपको दिया है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड नंबर में आ रहे हैं, विषम संख्या में आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि पैरा होगा। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी ये है हमारा पैरा की पहचान। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन आ रहा है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 आ रहा है, तो फिर दो रास्ते आपको करने पड़ेंगे। पहला, अगर वो जो आयन या मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक स्पीसीज है और डाई एटॉमिक स्पीसीज में उसके पास 10 या 16 या 32 अंक आ रहा इवन नंबर में, तो उसको होना चाहिए था डाया, लेकिन वो हो जाएगा पैरा। और अदर नंबर अगर आ रहा है, अदर नंबर इवन, तो वो डाया होगा। तो अब इसमें देखिए O2 डाई एटॉमिक भी है और 16 आ रहा है, इसलिए यहां पे पैरा है, सारे मॉलिक्यूल डाया नहीं है, गड़बड़ हो गया। O2 प्लस का जो एटॉमिक नंबर है 15 है और O2 खुद भी मौजूद है 16 वाला, तो इसमें पैरा आ गया। O2 माइनस का जो टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर है 17 है, जो कि ऑड नंबर है, तो पैरा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। C2 का टोटल इलेक्ट्रॉन, एक C के पास 6, दो C के पास 12, O2 2 माइनस के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8, दो ऑक्सीजन के पास 16 और दो माइनस और आ गए 18, इवन नंबर, ये इवन नंबर है। और 10 16 32 इसमें है नहीं, तो ये भी हमारा डाया। और NO प्लस में N के साथ O के 8 15 और प्लस 4 मतलब एक चला गया तो 14। दैट मीन्स ये सब होंगे डायामैग्नेटिक। और मुझसे पूछा था किसमें सब डायामैग्नेटिक होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये ग्राफ बना हुआ और इस ग्राफ में हमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम के आयनेशन एंथैल्पी के आधार पर पहचानना है कौन मैग्नीशियम है कौन पोटेशियम है। और इसमें सेकंड आयनेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनेशन एंथैल्पी दोनों के लिए और फर्स्ट के लिए तीनों के लिए डेटा दिया, बट आप एक ही आयनेशन एंथैल्पी कंपेयर करके निकाल सकते हो। पहले जनरल रूल देखो, जो K का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s1 होता है, और हमारा जो Mg का कॉन्फ़िगरेशन है, Mg का कॉन्फ़िगरेशन हमारा है 3s2 और Al का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1। अब Mg और Al में Mg का फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास फुल फील्ड की स्टेबिलिटी है, इसके पास फुल फील्ड की स्टेबिलिटी है नहीं। और K और Mg में भी Mg का ज्यादा होगा। पहली बात तो Mg के पास शेल 3 है और K के पास 4 है। दूसरी बात, इसके पास फुल फील्ड की स्टेबिलिटी भी है। और सेकेंड ए ग्रुप वालों के थर्ड ए और फर्स्ट ए से फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होते हैं, ग्रुप 2 के ज्यादा होते हैं ग्रुप 1 से। तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो ये यहाँ ग्राफ में हमारा जो मैग्नीशियम है वो हमारा मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा करनी है। इस ग्राफ में ये वाला देखो ग्राफ सबसे ज्यादा है, ये यहां से यहां गया, फिर ये यहां से यहां ऐसे चला गया, यानी कि ये X है। तो हमारा जो X है वो हमारा मैग्नीशियम होना चाहिए।
एक्स हमारा मैग्नीशियम होना चाहिए। तो एक्स का फैसला तो हो गया कि ये मैग्नीशियम है हमारा। एक्स मैग्नीशियम यहां भी है, एक्स मैग्नीशियम यहां भी है, दो जगह है। और फिर हमको एक्स हमारा सबसे ज्यादा, ठीक है। और सबसे कम कौन है? सबसे कम है हमारा वाई, सबसे कम है वाई। तो वाई हमारा, और एल्युमिनियम और के में भी एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट ए और थर्ड ए में थर्ड ए का ज्यादा होता है। दूसरी बात, इसके पास शेल कम है, इसके पास शेल ज्यादा है, तो कम शेल वालों की आयनेशन एंथैल्पी मोस्टली ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास में होता है न्यूक्लियस के। तो के और एल में भी एल का ज्यादा है, के और एमजी में एमजी का ज्यादा है। तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम के का होगा। और सबसे कम वाला ग्राफ ये जा रहा है हमारा वाई, तो वाई के होगा। तो यहाँ पे वाई के है और यहाँ पे एक्स एम जी है। सबसे ज्यादा वाला जेड है, तो यहाँ पर देखिए सबसे, नहीं, जेड बीच का है, तो बीच का जेड है, यानी कि एल्युमिनियम है। इस तरीके से थर्ड ऑप्शन डिसाइड हो गया। तो देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले आयनेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर लिया। कंपेयर कैसे किया? के पास वैलेंस शेल में 4s1 है, एक तो 4 शेल है, ज्यादा शेल है तो आयनेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि साइज बड़ा है। और इनके साइज छोटे हैं तो इनकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो mg और al की k से ज्यादा है, यानी कि k की सबसे कम है। तो अब इसमें सबसे नीचे देखो जो डेटा है वो ये लाइन गई थी y, तो k y था। और mg और al में mg का ज्यादा, k और mg में भी mg का ज्यादा, तो mg का तीनों में सबसे ज्यादा। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में जो सबसे ऊपर जा रहा था वो y ग्राफ था, तो सॉरी x ग्राफ था, तो x mg हो गया, तो बचा हुआ z क्या हो गया? al हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में इस प्रॉपर्टी के बेस पर हमको पहचानना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो देखो इन कंपाउंड में हमने न्यूट्रल FeCl3 मिलाया तो कोई भी कलर नहीं आया। न्यूट्रल FeCl3 स्पेशली फिनॉल के टेस्ट में काम आता है। फिनॉल के साथ न्यूट्रल FeCl3 वॉयलेट कलर देता है। अगर वॉयलेट कलर आ जाता तो फिनॉलिक OH होता, लेकिन इसमें वॉयलेट कलर नहीं आया तो फिनॉलिक OH नहीं होगा। तो पहले तो ये वाला देखो कट जाएगा, तीसरे वाला, क्योंकि इसमें फिनॉलिक OH है, तो तीसरे वाले को काट दिया। फिर मुझे कह रहा है कि ल्यूकास रीजेंट मिलाएंगे तो टर्बिडिटी आएगी, और कोई टेम्परेचर नहीं दिया। तो ल्यूकास रीजेंट मिलाने पे टर्बिडिटी तुरंत आती है, या तो टर्सरी अल्कोहल में, या बेंजिल अल्कोहल में, और या फिर एलिल अल्कोहल में। इन तीन अल्कोहल में तुरंत टर्बिडिटी आती है। तो अब बेंजिल अल्कोहल देखो, यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल है, ये CH2 है, ये बेंजिल अल्कोहल है, ये हो सकता था। ये बेंजिल के साथ एक एडिशनल इसके पास CH3 भी है, देखते हैं, बेंजल माना जाएगा इसको। और इसमें ये भी बेंजिल अल्कोहल है। तो ये तीनों अभी हैं, लड़ाई में हैं, रेस में हैं। अब NaNO2 और HCl के साथ येलो ऑयल आ रहा है, तो येलो ऑयल सेकेंडरी अमीन के साथ आता है, नाइट्रोसो ऑयली अमीन बनाता है ये। तो सेकेंडरी अमीन कहाँ पर होगा? अब इसमें आपका ये प्राइमरी अमीन है, तो ये फील्ड से बाहर हो गया। इसमें ये आपका प्राइमरी अमीन है, तो ये फिर से बाहर हो गया। इसमें ये आपका सेकेंडरी अमीन है, तो ये पास हो गया। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ होगा। ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर कौन सा सही होगा। ये बेंजिल अल्कोहल है, तुरंत टर्बिडिटी देगा। इसमें फिनॉलिक OH नहीं है, तभी ये कोई कलर नहीं आ रहा है। इसमें सेकेंडरी या 2 डिग्री अमीन है। अगर प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन लोगे तो एल्कोहल बन जाता है, रिएक्शन करने पर NaNO2 और HCl के साथ एल्कोहल बन जाता। और यहाँ पे अगर लिखता कि NaNO2 HCl के साथ एल्कोहल बन रहा है तो फिर प्राइमरी अमीन के साथ जाती, जैसे कि ये था प्राइमरी अमीन वाला स्ट्रक्चर। तो इसका हम लोग ने फाइनली किया फोर्थ। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मैक्सिमम फॉर, तो देखिए जो हमारा COEN होल थ्राइस है
ये केवल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देता, ओनली ऑप्टिकल, इसलिए इसके 2 आइसोमर होंगे। जो COEN होल ट्वाइस है ये MAB होल ट्वाइस AB टाइप है, ये केवल ज्योमेट्रिकल देगा आपको, सॉरी ये ज्योमेट्रिकल भी देगा और ऑप्टिकल भी देगा, ऑप्टिकल भी देगा। तो इसका जब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल देगा तो एक बनेगा सिस D, एक बनेगा सिस L और एक बनेगा ट्रांस, बिकॉज ट्रांस वाला जो डेरिवेटिव होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देता नहीं है, तो ट्रांस में D और L नहीं होगा, तो इसमें सिस में D और L होगा, प्लस मतलब D, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिस कॉमा D प्लस और सिस कॉमा L माइनस और ट्रांस, यानी इसके हो जाएंगे 3 आइसोमर। CONH3 होल 4Cl2 केवल ज्योमेट्रिकल देगा। अब ये कैसे, ये क्यों ज्योमेट्रिकल देगा, इसके लिए आपको आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन की पढ़ी होनी चाहिए। सबके टाइप्स होते हैं, ये वाला ये देगा, ये वाला ये नहीं देगा। तो ज्योमेट्रिकल देगा तो 2 आइसोमर बनेंगे, और ये भी हमारा केवल ज्योमेट्रिकल देगा, ऑप्टिकल नहीं देगा, तो 2 आइसोमर बनेंगे। इस तरीके से सबसे ज्यादा आइसोमर 3 होंगे, जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया। C6H5 MgBr यानी ग्रिग्नॉड रीजेंट की फिनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं। अगर आप ग्रिग्नॉड रीजेंट की ऐसे किसी कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं जिसके पास C ट्रिपल बॉन्ड C से H जुड़ा हो, या फिर O से H जुड़ा हो, या फिर N से H जुड़ा हो, तो ऐसे में एल्केन या हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलता है हमें। तो ऐसे में यहां पे रिएक्शन होगी C6H5 OH और C6H5 MgBr। तो रिएक्शन में ये यहां से H रिएक्ट करेगा C6H5 से, और इससे मुझे मिल जाएगा C6H6 यानी बेंजीन। तो बेंजीन मेरा फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर होगा। वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में दिया गया, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन दिया गया है, और 2 मोल का दिया गया, आइडियल गैस फ्रॉम 1 बार टू 100 बार। ठीक है भाई, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर ये इरिवर्सिबल क्योंकि दिखा दिया गया है, इसलिए फॉर्मूला हमारा लगेगा W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब P एक्सटर्नल कितना दिया गया, 500 बार, तो 500 बार ले लिया हमने, और जो V2 है हमारा, ध्यान दीजिएगा, जो V2 है वो V2 हमारा दिया गया है, V2 हमको दिया नहीं गया है, हमको मोल्स दिए गए हैं। तो ठीक है, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है PV इक्वल टू nRT, तो V यहां से डिस्प्लेस करेंगे, nRT बाय P। अब अगर V2 लगाना है तो यहाँ P2 लगाना पड़ेगा, N सेम है, R सेम है, T सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1। अब 500 और यहाँ nRT अभी बना रहने दो, और जो P2 है वो कितना है मेरा 100 बार है, तो 100 बार लगा लो, माइनस ये माइनस यहाँ पे हमारा छूट गया, माइनस बनाए रखो भाई, और ये nRT और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 500 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे मिल जाएगा माइनस 500 nRT अपॉन 100 प्लस 500 nRT। nRT को कॉमन ले लें, इसको कैंसिल कर दें,
5 आ जाएगा। तो nRT W इक्वल टू nRT -5 प्लस 500। तो W इक्वल टू मुझे निकालना क्या है, वर्क डन इन किलो जूल निकालना, ठीक है। तो W इक्वल टू N की जगह पे 2, R की जगह पे 0.0831 बार, T की जगह पे 25 डिग्री सेल्सियस का 298 और ये आ गया 495। लेकिन ये भाई जो हमारा आया W ये लीटर बार में आया है। तो लीटर बार को अगर हमें बदलना है जूल में तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीटर बार जूल बदल जाएगा। लेकिन आंसर अपन लोग को किलो जूल में चाहिए, तो यहाँ पर किलो जूल बनाने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब भाई थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, देख लेते हैं। 2 × 0.0831 इंटू 298 इंटू 495 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, 2451.6 2451.6। तो ये अप्रोक्सीमेट इसके आ जाएगा 2451.6। तो हमारा यहाँ पे W आ गया है 2451.6 किलो जूल। तो सही ऑप्शन हमारा मानेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट ऑप्शन मान के चलेंगे। एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, चलो बना लेते हैं। ये मान लीजिए n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे n बराबर 4 में, और H एटम का रिटर्न्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि यहां पर आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, एंड देन टू द ग्राउंड स्टेट, फिर ये यहां से चल के यहां आता है। ये λ1 है, ये λ2 है, और मुझे λ1 और λ2 का रेशो चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप यहां पर लगाइए फॉर्मूला 1/λ1 इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसका जो n1 स्क्वायर है यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 कहां से, 4 से 2 में आ रहा है, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। और फिर हम लोग ऐसे ही बनाएंगे 1/λ2 इक्वल टू R 1/ कहां पे आ रहा, 1 में आ रहा, 1/1 स्क्वायर, माइनस कहां से आ रहा है, 2 से आ रहा, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब हम लोग को λ1/λ2 बनाना है, तो λ1/λ2 बनाने के लिए R कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करके इधर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो 2 2 सा 4 और 4 4 सा 16, तो 16 कॉमन लिया, तो 16 कॉमन लिया तो यहां पे आ गया 16 यहां पे आ गया, और λ1 यहां ले गए, और ये यहां पर 4 का 16 में गया 4, और 16 1 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, 16/3।
और अगर हम लोग लेमडा 2 निकालेंगे, लेमडा 2, तो लेमडा 2 में दोनों को बराबर कर लेते हैं हम लोग। इसको ऐसा करते हैं कि ये लेमडा 1 को यहीं बने रहने देते हैं अभी फिलहाल, लेमडा 1। अब लेमडा 2 निकालते हैं, तो ये 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 कॉमन लिया, तो 4 कॉमन लिया तो इधर आ गया 4, और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3, 3 यहाँ आ गया। अब 3 से 3 कैंसिल कर दिया, और लेमडा 2 भी ले लो भाई, लेमडा 2 भी 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा लेमडा 1 बाय लेमडा 2 इक्वल टू 16 बाय 4, यानी 4 बाय 1, यानी 4:1। तो 4:1 फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 में। 65, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.08 मोलर एक्वस एसिड, मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन दिया गया है 0.08, एक्वस एसिटिक एसिड है 25 डिग्री सेल्सियस, और डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर अंडर रूट K बाय सी, तो अंडर रूट K दिया गया 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और C दिया गया है 0.08। तो अब ये आ जाएगा, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 18 बाय, अगर ये 18 कर दें तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, और 8 कर दें तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब 18 को 8 से डिवाइड कर लो, हंड्रेड उधर आ गया, और 10⁻⁻6 और 10⁻⁻4, 18 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ रहा है 2.25। तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं 225 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻3, तो अल्फा 15 इंटू 10⁻3 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो परसेंटेज में मांगा, तो परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 10⁻3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻1 यानी 1.5, तो परसेंटेज डिसोसिएशन 1.5 आएगा, यानी सेकेंड आ जाएगा। Which of the following is a new C bond formed in the product? तो ठीक है भाई, देखो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन लग रहा, तो इसमें नया CC बॉन्ड बनेगा, नया CC बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारा ग्रिग्नॉड रीजेंट है, तो यहाँ मीथेन बनेगा, तो इसमें CC बॉन्ड बनेगा नहीं। ये ग्रिग्नॉड रीजेंट है, ये CO2 के साथ जुड़ेगा तो एसिटिक एसिड बनेगा, तो नया CC बॉन्ड बनेगा। ये C2H2 है, NaNH2 के साथ एसिडलीन की रिएक्शन होगी, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा, जो आगे CH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो नया CC बॉन्ड बनेगा। तो इसमें फर्स्ट में बनेगा, थर्ड बनेगा, फोर्थ में बनेगा, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा
इस पे प्लस इस पे माइनस आएगा, ये वाला प्लस से टूटेगा, ये इससे अटैक करेगा, ये इससे बनेगा, तो मुझे मिल जाएगा CH3 CHOH CH2 COOH। देखो ये नया CC बॉन्ड बन गया। और जो दूसरी रिएक्शन थी CH3MgCl CH3MgCl प्लस HOC2H5 एथिल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन अगर करने जाओगे तो ये अपन लोग को यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा CH3 वाला माइनस प्लस, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस माइनस। अब मुझे यहाँ पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा CH4 और साथ में मिल जाएगा MgOC2H5 और Cl। इसमें भाई कोई नया CC बॉन्ड नहीं बना, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। फिर ये CH3MgBr का जब आप CO2 से रिएक्शन करोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस बनेगा, ये माइनस ये प्लस बनेगा, ये CH3 इस पे आके जुड़ेगा, और जब आप फाइनली हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी ये न्यू बॉन्ड बन गया। और ऐसे ही आप इसमें C2H2NaNH2 में देखिए, ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, जब इसकी रिएक्शन आप NaNH2 से करेंगे तो अमोनिया रिलीज हो जाएगा और HC ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा। अब इसकी आगे आप रिएक्शन CH3I से करेंगे तो फिर HC ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये न्यू बॉन्ड बन गया और NaI निकल गया। ये CH3Br है तो आप Br ले लीजिए, तो यहां पे Br बन जाएगा। IUPAC नेम लिखना है, चलिए काउंट करते हैं। देखिए यहां से अल्कोहल 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा, यहां से अल्कोहल 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा, तो अल्कोहल दोनों तरफ से बराबरी पे है। यहां से डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, यहां से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमिलर पोजीशन पे आए अपोजिट कॉर्नर से, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हम लोग यहां से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे ऊपर वाले से, और ये वाली नंबरिंग मान्य नहीं होगी। अब हमारी नंबरिंग आ गई 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है और इसमें सेकंड पे और 5 पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, कोई साइड चेन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेक्स, उसके बाद हम लोग को लिखना है डबल 1 2 3 4 5 6 7 है हेप्ट, और हेप्ट के बाद हमारे पास सेकंड पोजीशन पे ईन है। पहले पाई बॉन्ड ईन का नेम लिखते हैं तो 2 ईन, और फिर हमारा फिफ्थ पोजीशन पे आइन है, और फिर फोर्थ पोजीशन पे ऑल है। तो हेप 2 इन 5 आइन 4 ऑल, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो गया। हमारे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है। इसमें ये सोडा लाइम दिया हुआ है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन कर देगा, इस CO2 ग्रुप को रिमूव करा लेगा और इस NO2 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। यानी कि जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो मिलेगा ओनली थर्ड। यहाँ पे स्लाइड में छप नहीं पाया, शायद पेपर में छपा होगा। हाँ, नीचे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
और वो पूछा कौन सा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो ओनली थर्ड मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। तो बेटा यहाँ तक हमने आपको डिस्कस किया, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। चलिए देखिए बेटा 68 तक संजीव सर ने कर दिया। आप देखिए 69 बेटा, ये कह रहे हैं एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। एनहाइड्राइड का मतलब बेटा इससे हमको वाटर निकाल देना है। ठीक है बेटा, देखो देखो बेटा इसके पास एक H है, तो जब एक H है तो इसके बेटा दो मॉलिक्यूल ले लेंगे 2HNO3, और जब बेटा इससे आप पानी निकालोगे तो दो नाइट्रोजन N2 और 5 ऑक्सीजन बेटा N2O5 हो गया। अब जैसे H2SO4 है तो देखो इसमें बेटा H2 है, इसका एनहाइड्राइड, तब इसमें डबल नहीं करेंगे हम लोग, इसका एनहाइड्राइड बेटा SO3 हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे ये आपका बेटा HPO3 है, इसका एनहाइड्राइड बनाना है तो वाटर आपको निकालना है, बेटा इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा बेटा P2O5 हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा फोर्थ हो गया। अगला देखिए बेटा, बॉन्ड एंगल इन द इज द स्मॉलेस्ट। देखो CF4 बेटा टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। NF3 जस्ट लाइक NH3। ठीक है बेटा, NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है 107, लेकिन यहाँ H की जगह बेटा फ्लोरीन है, तो रिपल्सन के कारण बेटा बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। इसमें बेटा लगभग 103 के आसपास बॉन्ड एंगल होता है, 103 102 के आसपास। तो देखो बेटा इसमें 102 हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा OF2 जस्ट लाइक बेटा ये वाटर है, अगर वाटर है तो बॉन्ड एंगल बेटा कितना होता है 104 डिग्री 0.5 मिनट। लोन पेयर, इसमें बेटा दो लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन। तो इसमें चूंकि H की जगह F आ रहा तो बेटा बॉन्ड एंगल और घट जाएगा, इसमें लगभग 103 के आसपास होता है। अब देखो बेटा ये जो XeF5 माइनस है, ये बेटा पेंटागोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है? पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन बेटा होता है sp3d3 होता है, क्योंकि 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एक जिनॉन के पास है। ठीक है, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ बेटा इसका, तो ये 5 फ्लोरीन बेटा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, 5 फ्लोरीन बेटा एक प्लेन में लाई करते हैं। इनमें बॉन्ड एंगल बेटा कितना होता है 72, और दो लोन पेयर एक ऊपर होता है एक बेटा नीचे होता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल करीब करीब 72 डिग्री के आसपास होता है। तो 70 का आंसर बेटा फोर्थ हो जाएगा। तो देखो बेटा XeF5 पेंटागोनल प्लेनर होता है, पांचों XeF बॉन्ड जो पांचों फ्लोरीन बेटा सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, बॉन्ड एंगल बेटा 360 को बेटा 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 72। लोन पेयर बेटा परपेंडिकुलर थ्रू द प्लेन होते हैं। चलिए, तो 70 का बेटा 4 हो गया। 75 देखो बेटा, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द, देखो यहां पर बेटा प्लेटिनम है, ये बेटा पिरिडीन है, कितने हैं 4, तो 4 के कारण हो गया टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम 2। ठीक है ना। अब देखो बेटा ये आपका PTCl4 नहीं, PTPY4 और ये आपका PTBr4। अब देखो बेटा यहां पर इस पे चार्ज आएगा बेटा कितना +2, तो देखो पिरिडीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और इस पे बेटा -2 चार्ज आएगा, तो इस पे करोगे तो x -4 बराबर -2, तो इस पे बेटा क्या होगा +2,
तो यहां पर भी प्लेटिनम की बेटा +2 होगी, यहां पर भी प्लेटिनम की +2 होगी। तो देखो क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम 2। फिर टेट्रा ब्रोमीन, ब्रोमिडो हो जाएगा क्योंकि एनायन है ना, टेट्रा ब्रोमिडो प्लेटिनेट हो जाएगा, एनायन में बेटा 80 आ जाता है। तो 71 का करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। 4 है तो बेटा टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम, केटायन है ना तो प्लेटिनम ही बोलेंगे। फिर एनायन में बेटा ब्रोमीन को ब्रोमिडो बोल देंगे, टेट्रा ब्रोमिडो प्लेटिनम को प्लेटिनेट अब बोलेंगे, एनायन है ना तो बेटा सेकंड हो जाएगा, प्लेटिनम सेकंड। 71 का बेटा फर्स्ट। फिर देखो ऑल द 4 टाइप ऑफ कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ठीक, देखो बेटा जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, 2 से जुड़ा होता है सेकेंडरी बोलते हैं, 3 से जुड़ा होता है टर्सरी, 4 से क्वाटरनरी। तो जरा देखो बेटा ये वाला अगर आप देखो तो ये बेटा आपका टर्सरी है, ये वाला देखो तो बेटा आपका सेकेंडरी है, ये वाला देखो तो सेकेंडरी है, ये भी बेटा आपका सेकेंडरी है, ये भी बेटा आपका सेकेंडरी है। तो इसमें बेटा केवल सेकेंडरी टर्सरी है। इसमें अगर देखो तो बेटा ये वाला आपका क्वाटरनरी है, बाकी सब बेटा आपके सेकेंडरी है। ठीक, तो ये भी नहीं है आपका। अब जरा इसको देखो बेटा, ये वाला आपका कैसा है, 4 डिग्री है, ये वाला बेटा कैसा है, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये बेटा आपका कैसा है, 3 डिग्री है, ये बेटा कैसा है, 2 डिग्री, और जबकि ये कैसा है बेटा, 1 डिग्री। तो चारों टाइप के हैं इसमें। इसमें भी अगर आप देखो बेटा तो ये वाला आपका बेटा 4 डिग्री है, ये वाला आपका बेटा 3 डिग्री है, ये वाला आपका बेटा 2 डिग्री है, और जबकि ये वाला बेटा 1 डिग्री। तो सेकेंड और थर्ड में बेटा चारों टाइप के दिख रहे हैं, जबकि इसमें सेकेंडरी और टर्सरी है, और इसमें बेटा क्वाटरनरी और सेकेंडरी। तो आप बेटा सेकेंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन ले लीजिए। 72 का बेटा 4 हो गया। तो जब बेटा एक कार्बन जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, 2 से जुड़ा होगा सेकेंडरी, 3 से जुड़ा होगा टर्सरी, और 4 से जुड़ा होगा तो बेटा क्वाटरनरी। ठीक है ना, तो आपका आंसर बेटा कौन सा हो गया, 72 का 4। 72 बेटा 4। अगला देखिए बेटा, देखो बेटा ये आपका ग्राफ है, क्लियरली आप सबको मालूम होगा इस तरीके का ग्राफ बेटा किसका होता है, एंडो का। क्यों, क्योंकि देखो ये बेटा एक्टिवेशन है, ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन है, और ये बेटा बैकवर्ड की एक्टिवेशन है। जब फॉरवर्ड की एक्टिवेशन बेटा बैकवर्ड से ज्यादा होती है तो वो बेटा एंडो होता है। तो ये ग्राफ बेटा 2 स्टेप है, दोनों स्टेप आपके बेटा कैसे है, पहला स्टेप बेटा आपका एंडोथर्मिक है, दूसरा बेटा एक्सोथर्मिक है। क्योंकि बेटा एक्सो का ग्राफ बेटा ऐसा होता है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप बेटा ये वाला आपका जो पहला स्टेप है एम से क्यू तक, एम से क्यू वाला स्टेप बेटा आपका क्या है, एंडो, और क्यू से बेटा एन वाला क्या है, एक्सो। अब देखो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, रिएक्शन इज 2 स्टेप, बिल्कुल सही है, एंड आर इज द इंटरमीडिएट। आर बेटा इंटरमीडिएट नहीं, जो टॉप पॉइंट होता है ना बेटा वो ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है। आर और पी बेटा ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट यहां पर बेटा क्यू है, इंटरमीडिएट क्या है, क्यू है। एम रिएक्टेंट है, एन प्रोडक्ट है, क्यू इंटरमीडिएट है, आर और पी ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक, तो आर इज ए इंटरमीडिएट, गलत, आर बेटा ट्रांजिशन स्टेट है, पी बेटा ट्रांजिशन स्टेट। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड स्टेप 2 इज रेट डिटर्मिनिंग, गलत। पहला बेटा एंडो है, दूसरा एक्सो है, और देखो बेटा क्लियरली दिख रहा, ये कह रहा सेकेंड स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग। ठीक है ना, तो पहली बात तो यहीं पर आपका गलत हो गया, एक्सोथर्मिक है। ठीक, और अगर सही से देखो तो बेटा पहला स्टेप में एक्टिवेशन देखो ज्यादा है, दूसरे में एक्टिवेशन कम है, तो दूसरे में बेटा रेट ज्यादा होगा तो वो रेट डिटर्मिनिंग हो ही नहीं सकता। तो चलो ये भी गलत हो गया आपका। क्यू इज ए इंटरमीडिएट,
Q इज एन इंटरमीडिएट, मैंने कहा ना M रिएक्टेंट है, N फाइनल प्रोडक्ट है, Q इंटरमीडिएट है, यहां तक सही स्टेटमेंट है। एंड R इज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द M2Q, बिल्कुल सही है। P इज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द Q2N, ये भी सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा गलत है। थर्ड एंड फोर्थ ओनली। 73 का बेटा फर्स्ट हो गया, 73 बेटा फर्स्ट। अब आइए बेटा 74। सिंपल बेटा, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। देखो बेटा, आपसे कह रहा, देखो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, तो पक्की बात है बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है ना। आप चाहे बेटा इससे कर लो, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू WaMb अपॉन MaWb कर लो, इनटू बेटा वांट ऑफ फैक्टर। अब देखो ये कह रहे हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ 100 ग्राम वाटर बाई 10%। मान लो बेटा P नॉट 100 है, तो 10% गिराया तो बेटा PS बेटा 10 गिर गया। ठीक, 100 ग्राम वाटर बाई 10%, तो 100 है, तो बेटा 10 गिराया, यानी P नॉट माइनस PS कितना है, 10। तो बेटा P नॉट आपका PS कितना होगा, 90 होगा। अब रख लो वैल्यू, यह बेटा लोअरिंग कितनी हुई, 10% बाई 10%, 100 का 10% बेटा 10 हो गया, ये बेटा आपका 100 हो गया। WA यहां क्या रखोगे, WA निकालना है, ये बेटा 58.5। WB बेटा कितना है, 100 ग्राम वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18, और वांट ऑफ फैक्टर NaCl का क्या लोगे, 2। आप सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया बेटा, तो WA कितना आ जाएगा, 58.585 हो गया बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन बेटा 36 कर दिया। ठीक, इसको और बेटा नीचे ले आओ, 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, और ऊपर बेटा कितना आएगा, 4 1 जा 4, 18, फिर लगभग बेटा 18.11 ग्राम के आसपास आ जाएगा, करेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 74 का आंसर सेकेंड। एक तरीका बेटा आप इससे कर लो, राउल्स लॉ से, PS इक्वल टू PB नॉट यानी सॉल्वेंट बेटा XB इंटू वांट ऑफ फैक्टर 2। तो PB नॉट बेटा कितना है आपका 100, XB वाटर का मोल फ्रैक्शन बेटा क्या होगा, 100 अपॉन 18 अपॉन 100 अपॉन 18 प्लस बेटा मान लो सोडियम क्लोराइड W है, तो ये 58.5। हालांकि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और ये PS बेटा कितना रख दोगे आप, 90। जिससे आपको सही लगे आप कर लो, ये वाला खैर ज्यादा आसान है। तो 74 का बेटा सेकेंड। 75 देखो बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन बनबे नहीं किया है, तो यहां पर बेटा OH है, यहां पर बेटा OH है, इसको इन्होंने सेकंड बोला है, इसको उन्होंने फर्स्ट बोला है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एक बार चेक कर लूं यार। हाँ बेटा, इसको इन्होंने सेकंड बोला है, इसको थर्ड। देखो बेटा, अगर यहां से H हटाओगे, देखो यहां पर हम बना दे रहे हैं, H हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा, O माइनस, यहां पर हटाओगे तो बेटा O माइनस आएगा। देखो
यहां पर जब आप H हटाओगे तो देखो बेटा यहां पर O माइनस आएगा, यहां पर भी बेटा O माइनस आएगा, यहां पर भी बेटा O माइनस आएगा, और यहां पर भी बेटा O माइनस आएगा। H हटाओगे तो क्या बनेगा, एनायन। अब आप देख लो बेटा कहां पर एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल। देखो यहां पर एनायन में बेटा कहीं कोई निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लेकिन यहां पर देखो ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव सिंगल, और ये बेटा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, निगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना, ये कॉन्जुगेशन है बेटा। कॉन्जुगेशन के कारण ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर भी आप कहोगे कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहां देखो बगल में ये ग्रुप लगा है जिससे इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हो गया आपका, सेकंड, ये वाला। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में करते क्या, H हटा के एनायन बना दो, जहां पर एनायन बेटा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां H प्लस सबसे आसानी से निकलेगा, और एनायन के जहां बेटा रेजोनेंस मिलेगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या बेटा जहां माइनस आई मिलेगा। अगला देखिए बेटा, करेक्ट सीक्वेंस फॉर 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। देखो बेटा हमको ये बनाना है, बेंजीन से 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है, COOH NO2। देखो बेटा पहला स्टेप कह रहा बेटा CH3Cl, अगर हम पहला स्टेप लें तो CH3Cl से बेटा पहले क्या बनेगा, टॉल्वीन, फ्रिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर बेटा इसका नाइट्रेशन कर रहे हो, तो नाइट्रेशन करोगे तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, NO2, ठीक है ना, नाइट्रेशन करोगे बेटा NO2 आ जाएगा। फिर KMNO4 एल्कलाइन ले लो आप। लेकिन यहां पर बेटा क्या पहले में गलती क्या है, पहले में इन्होंने AlCl3 नहीं दिया, पहले में इन्होंने AlCl3 नहीं दिया, तो बेटा पहला वाला तो आपका होगा ही नहीं। पहले वाले में देखो CH3Cl लिखा, AlCl3 नहीं दिखा, और चौथा वाला देखो सेम ऑप्शन रिपीट कर रहा। पहले स्टेप में देखो यहां पर CH3Cl ऑब्लिक AlCl3, बेटा बिना AlCl3 के इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस नहीं होगा, तो देखो ये बेटा आपका बन गया टॉल्वीन। फिर देखो इन्होंने नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन कराओगे तो बेटा क्या बनेगा, आर्थोनाइट्रोटॉल्वीन, पैरानाइट्रोटॉल्वीन। लेकिन आप सबको मालूम है हम प्रिफर क्या करते हैं, आर्थो पैरा को, सिमेट्रिकल होता है। फिर इसकी बेटा हम KMNO4 से ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन करने पे बेटा क्या बनेगा, ये वाला ग्रुप पहले बेटा क्या बनाएगा, COO माइनस, और फिर एसिडिफिकेशन करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ। पहला क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा यार AlCl3 इन्होंने नहीं लिया, और दूसरा बेटा क्यों नहीं, अगर आप नाइट्रेशन कर दोगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन किसे जब आप फ्रिडिल क्राफ्ट कराओगे तो बेटा आपका क्या बन जाएगा, आर्थो पे आपका सॉरी मेटा पे CH3 जाएगा, तो बेटा वो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो और इस वाले में भी यही हाल है, देखो टॉल्वीन अगर आप बेंजोइक एसिड बना दोगे तो बेंजोइक एसिड बेटा क्या मेटा डायरेक्टिंग है, तो भी नहीं हो पाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ हो गया। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप एक्वस, एक ड्रॉप है, देखो बेटा डाइल्यूशन की प्रॉब्लम है, बिफोर आफ्टर N1V1 बराबर N2V2। तो देखो बेटा पानी मिलाने के पहले वॉल्यूम कितना है, 0.05, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी HCl की बेटा सेम 0.2, वॉल्यूम मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद वॉल्यूम बेटा कितना हो गया, 100, नई नॉर्मेलिटी बेटा कितनी हुई, 0.05 इंटू 0.2 अपॉन 100, अपॉन बेटा क्या हुआ 100। इसको सॉल्व करो,
सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो किसके बराबर, H प्लस पीएच बेटा कितनी आ गई 4। तो करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड। I3 माइनस देखो लीनियर होता है, सबको मालूम है। 3 लोन पेयर है बेटा इसके पास, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया। अब जरा देखो इसके पास बेटा आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 10। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये बेटा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। आपका N2O देखो OF2 में देखो बेटा ऑक्सीजन भी फॉलो कर रहा, फ्लोरीन भी फॉलो कर रही। ये आपका NO N ट्रिपल बॉन्ड O प्लस होता है बेटा, तो देखो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, और आपका N2O भी फॉलो करता है, ठीक है ना। N2O भी आपका फॉलो करता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बेटा I3 माइनस फॉलो नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ओनली कोई है, हाँ 78 का बेटा थर्ड। 79 देखो, ये कह रहे हैं बेटा आइडियल गैस का एक्सपेंशन किया गया, वर्क डन किया गया, वर्क से जो एनर्जी मिली उससे बेटा मास को लिफ्ट कर रहे हैं, तो कह रहा कितना मास लिफ्ट होगा, तो वर्क को बेटा किसके बराबर कर दो, mgh के। वर्क का फॉर्मूला बोलो बेटा, आइडियल गैस 2.303 nRT log P1 बाई P2। P2 बाई P1 कर लो। बराबर बेटा क्या कर दो, mgh। अब देखो बेटा 2.303, ठीक है, n बेटा कितना है, 2 मोल। वर्क की यूनिट जूल, तो बेटा 8.31 ले लो। टी बेटा कितना ले लो, 300 log 10/1 बराबर m निकालना है, ग्रेविटी सबको मालूम है 9.8, हाइट बेटा कितनी है 10। सिंप्लीफाई कर लो बेटा 79 को, आंसर इसका सॉल्व कर लीजिए 117.1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ClF3 बेटा टी शेप होता है, 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास। I3 माइनस अभी हम लोगों ने किया लीनियर होता है, एक लोन पेयर इधर, एक इधर, एक इधर, ये हम क्या ढूंढ रहे हैं, I3 प्लस। I3 प्लस बेटा ये हो गया आपका, ठीक है, SF4 ये बेटा इसके पास एक लोन पेयर, 80 का 4 हो गया। 81 देखो निकिल का बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये कह रहे हैं बेटा मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 है, √n n+2। या इसको बेटा अगर आप हिट एंड ट्रायल देखोगे, वैसे आप सबको याद होगा n बराबर 2 रखोगे तो इतना आ जाएगा, करके देखो।
आप चेक कर लो बेटा, 2 2 + 2 ये √8 हुआ बेटा लगभग। ये तो हमें देखना है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है। निकिल बेटा क्या होता है 3d8 4s2। Ni डबल प्लस बेटा क्या होगा 3d8। देखो बेटा ये आपका इधर ज्यादा सही है। यहां पर देखो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2 है, इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है, इसमें बेटा 0 है। अब पहले वाले में अगर आप देखोगे तो 3d8 4s2 हुआ। कोबाल्ट बेटा क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कर देगा बेटा पेयरिंग। इसमें बेटा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो देखो बेटा इसमें पहले वाले में बेटा क्या होगा, देखो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये बेटा पेयरिंग कर देगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें नहीं होगा, तो इसका बेटा म्यू क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली देखो लेकिन यहां पर देखो केवल 3d8 बचेगा दूसरे वाले में। 3d8 जब आप भरोगे बेटा Cl वीक फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसका डाइपोल मोमेंट बेटा 2.82 होगा। तो एक ऑप्शन बेटा ये मिल गया। अब तीसरे में भी देखो यही सिचुएशन है, तीसरे में भी देखो बेटा आपका 3d8 है, ठीक है ना। तीसरे में भी फिलिंग बेटा इसी तरीके की होगी, इसमें भी बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो थर्ड वाला भी हो गया। और चौथे में देखो Cn बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सी इसका बेटा ये ऐसा होगा, तो चौथे में भी बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। तो देखो पहले में बेटा 3d8 4s2 है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, ये क्या बना देगा 3d10 बना देगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। फोर्थ में भी बेटा आपका क्या होगा 3d8 होगा, ठीक है ना, 3d8 4s2 सभी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे हो जाएंगे पेयर्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सेकेंड एंड थर्ड में बेटा वीक फील्ड लिगेंड है, पेयर्ड नहीं होगा, तो इसमें बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा बेटा सेकेंड एंड थर्ड, कौन सा है थर्ड, 81 का थर्ड। 82 देखिए, बड़ा सा फार्मूला देख के डरिए नहीं। ये क्या कह रहे हैं बेटा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। कॉन्जुगेट एसिड मतलब बेटा इसमें H+ जोड़ दो, C17 H19 की जगह बेटा H20 हो गया, NO3 हो गया। एट्टी टू का 4 हो गया। 85 देखो, सॉरी 83 देखो, ये बेटा कार्बन सब ऑक्साइड है, एनसीईआरटी में बेटा इसका स्ट्रक्चर दिया है, सब कुछ देख लो आप इस स्ट्रक्चर से। पहला ऑप्शन ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसकी -2, इसकी +2, इसकी 0, इसकी +2, इसकी बेटा -2। तो क्या लिखा है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द 3 कार्बन एटम इज +2, गलत। ऑक्सीडेशन सेंट्रल एटम ये है बेटा, इसकी क्या है 0, सही है। मॉलिक्यूल कंटेन 1 2 3 4 4 सिग्मा 4 पाई बेटा सही है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा देखो इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, तो ये आपका गलत, सॉरी इसका भी sp होगा, इसका भी sp होगा, इसका भी sp होगा, यहाँ क्या लिखा है sp2, गलत हो गया। तो आपका कौन कौन सा आंसर सही है,
दूसरा और तीसरा, सेकेंड एंड थर्ड, 83 का बेटा थर्ड हो गया। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड होगा। अगला देखिए बेटा, कह रहा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और देखो ये बेटा एमीन है, ये एल्कोहल है, ये एल्केन है, ये ईथर है, और ये बेटा हेलो फ्लोरो एल्केन है। तो अनडाउटली एल्कोहल, देखो एल्कोहल और एमीन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमीन से बेटा ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो सबसे हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सेकेंड का, हाईएस्ट। ठीक। और बेटा एल्केन का क्या होगा? लोवेस्ट। तो थर्ड का बेटा हो जाएगा लोवेस्ट। ठीक है ना? तो एल्कोहल और एमीन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन बेटा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इसलिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज्यादा। तो आपके एल्कोहल का सबसे ज्यादा, एल्केन का बेटा सबसे कम। तो देख लो सेकेंड एंड थर्ड किस में लिखा हुआ है, 84 का सेकेंड। अब देखिए बेटा, आपके पास टॉल्वीन का ब्रोमिनेशन करो। टॉल्वीन है आपके पास, ये CH3, इसका बेटा हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो ब्रोमिनेशन करोगे तो बेटा आप पहले स्टेप पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, Br+। देखो बेटा आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, तो आप क्या लोगे? Br2 प्लस FeBr3 लोगे। तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा क्या मिलेगा? Br+ मिलेगा। अब Br+ जब अटैक करने आएगा तो बेटा इसका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। तो चलो हमने ऐसे पोलराइजेशन कर दिया। तो जब पोलराइजेशन करोगे ये आपका बेटा टॉल्वीन है। अब देखो पोलराइजेशन क्या, देखो इधर जा रहा है, तो यहां पर चार्ज निगेटिव है, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल बेटा यहां आकर जुड़ गया, और इस पे चार्ज कैसा आ गया? प्लस। ये आपका इंटरमीडिएट। ठीक। तो आपका आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? थर्ड। 86 देखो बेटा, एल्कीन की ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा। ठीक है ना? 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब कह रहा बेटा कौन सी एल्कीन है? तो देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रोडक्ट है। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए डबल बॉन्ड CH2 चाहिए होता है। फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड फोर्थ में भी है, थर्ड भी है, तो इससे छोड़ दो आप। अब जरा इसको देखो, इसका एक स्ट्रक्चर क्या है? CH3H, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। और ये बेटा आपका क्या है? H, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, H। आपको देखो बेटा अगल बगल डबल बॉन्ड चाहिए। अगल बगल डबल बॉन्ड देखो बेटा कब मिलेगा? जब डबल बॉन्ड बेटा अल्टरनेट पोजीशन पर हो। अब और बेटा एक साथ बंधे हो। अब जरा देखो, अगर आप इसको करते हो, इसकी ओजोनोलिसिस करते हो, तो आपको देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगल बगल आपका देखो, ये आपका C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 है। इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट अगर देखोगे तो इधर से बेटा C डबल फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। इस तरह बेटा देखो ये CHO हो जाएगा,
और ये CHO ग्लाइऑक्सिल बनेगा, इस वाले में ग्लाइऑक्सिल बनेगा। ग्लाइऑक्सिल बेटा कहीं ऑप्शन में नहीं है। आप जरा इसको देखो, इसको यहां से कट करो, इसको यहां से कट करो, इसको यहां से कट करो। अब देखो बेटा ये वाला पोर्शन बेटा फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, आपको ये आंसर ये चाहिए चाहिए। अब इधर वाला देखो, ये बेटा क्या हुआ, C डबल बॉन्ड हो गया, बीच में देखो ये आपका CH2 है। फिर देखो ये वाला बेटा तोड़ा आपने तो C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ये H हो गया। लेकिन इधर देखो ये C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर देखो ये वाला भी तो तोड़ रहा है, C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। तो देखो ये वाला आपका ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। और फिर इधर आप जाओगे, देखो इस तरफ जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी आपको क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O। कॉम्प्लिकेट जरा इसी जगह है, क्या समझा है। चलिए देखिए इसको अलग पेज पे करते हैं। फिर इसको अब देखो बेटा इसकी अगर ओजोनोलिसिस करें, इसको यहां से कट करो, इसको बेटा यहां से कट करो, इसको बेटा यहां से कट करो, तो देखो एक प्रोडक्ट तो बेटा आपका ये CH2 हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अब जरा इसको देखो बेटा, ये आपका क्या है, C डबल बॉन्ड हो, फिर ये बेटा बीच में CH2 है, फिर इस कार्बन पे आओ बेटा, ये C डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। फिर इस वाले कार्बन पे आओ, C डबल बॉन्ड हो गया, फिर देखो बेटा ये CH3 हो गया। ये एक प्रोडक्ट आपका चाहिए। और इधर आप देखो बेटा ये CH3 हो गया, ठीक, ये C डबल बॉन्ड हो गया, फिर इधर आपका CH2 है, फिर ये आपका बेटा C डबल बॉन्ड OH। यही 3 प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो ये आपके थर्ड ऑप्शन से बन रहा है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन से बन रहा है क्योंकि जो प्रोडक्ट चाहिए वो एक ये प्रोडक्ट, एक ये तीनों बेटा इससे बन रहे हैं। अब देखिए बेटा 87 PCl5 बेटा ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या हो गया, sp3, यहाँ 6 है तो बेटा क्या हो गया, sp3d2 हो जाएगा, ठीक। इसमें हाइब्रिड d ऑर्बिटल क्या होगी, dx2y2 और dz2 होता है। तो देख लो बेटा कौन सा आंसर है, sp3 एंड sp3d2। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है कायरल कार्बन। अब जरा देखो बेटा पहले वाले को देखो, इसी कार्बन को देख लो, ये वाला कार्बन बेटा आपका कैसा है, कायरल। क्यों, देखो एक तरफ OH है, छिपा हुआ बेटा क्या H है, देख लो आप। इस तरफ देखो कोई दूसरा ग्रुप है, इधर दूसरा है, इधर दूसरा है, इधर है। तो बेटा पहला आपका कायरल का ये वाला कार्बन कायरल है। अब जरा इस सेकंड वाले को देखो आप, सेकंड वाले को देखो जरा, CH यहाँ बेटा डबल बॉन्ड है, CH2, ये बेटा आपका C है, इधर OH है, ये आपका। अब जरा देखो इसमें देखो छिपा हुआ हाइड्रोजन, ये तो देखो ये दो तो अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब इसको आप देखो, इसको अगर आप देखो ये सिमेट्री है यहाँ पे, आप इसको यहाँ से कट करो देखो, तो आप देखो तो इधर CH2CH है, इधर CH2CH, बेटा ये वाला कार्बन कायरल नहीं। फिर जरा इसको देखो थर्ड वाले को, CH3,
CH, इधर बेटा OH है, इधर CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी देखो कार्बन आपका कायरल है। फिर जरा इस वाले को आप देखो बेटा, ये भी आपका कैसा है, कायरल कार्बन है। एक तरफ देखो यार, इधर H है बेटा, एक तरफ OH है, एक तरफ इधर देखो कार्बन डबल बॉन्डेड है, इधर कार्बन सिंगल बॉन्डेड। ये भी अलग, इसमें भी बेटा है, इसमें भी। अब इसको जरा देखो, यहाँ बेटा H है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये भी H है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो केवल सेकंड में नहीं है बेटा, फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आंसर सेकंड। इसमें एक कायरल कार्बन है, इसमें एक है, जबकि इसमें बेटा दो कायरल कार्बन है, इसमें एक कायरल कार्बन है। 89 देखो बेटा, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तीसरा निकालना है, शॉर्टकट लगा लो। N1E1 प्लस N2E2 बराबर N3E3। बस ध्यान देने वाली बात बेटा क्या, 3 नंबर किसको दिया जाता है, हाईएस्ट चेंज को। यहाँ देखो चेंज कितने का है, 3 का। यहाँ चेंज कितने का है, 2 का। इसमें चेंज कितने का, 1 का। इसको बेटा आप N3 नाम दोगे। इसको क्या नाम दोगे, N3। इसके EMF को क्या नाम दोगे, E3। तो Fe ट्रिपल प्लस से Fe बेटा 0.04 है, तो 3 इंटू माइनस 0.04 हो गया। ठीक, अब बेटा ये इसको 1 2 किसी को भी मान लो, तो देखो इसको आप N12 ले लो, इसको चलो N1 मान लेते हैं। तो इसका EMF बेटा कितना है, -0.44 है। प्लस इसको आप क्या नाम से N3, इसको बेटा N2 ले लो, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स मान लो। तो देखो ये बेटा -0.88 हो गया, प्लस x इक्वल टू -0.12 हो गया। आप उधर ले जाओ बेटा इसको, -0.12 प्लस 0.88 बेटा कितना आ जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। प्लस वाला कौन सा है, 89 का बेटा फर्स्ट, 89 फर्स्ट। फिर देखो, आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर इसेंशियल एमिनो एसिड। सही है, बायो के स्टूडेंट हो, आपको हमसे ज्यादा आता होगा, ठीक है ना। इसेंशियल एमिनो एसिड सबको रटा होगा। और बेटा ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, कोई कायरल कार्बन बेटा इसमें नहीं होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो दोनों स्टेटमेंट बेटा आपके सही है, ठीक है। तो ये बेटा आज का जो FLT 31 हुआ उसका बेटा डिस्कशन है। पहले बेटा संजीव सर ने कर दिया, बाद में हमने, तो हम दोनों लोगों ने बेटा इसका डिस्कशन कर दिया। जो भी आपकी क्योरीज होंगी इस पेपर के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत, वैसे पेपर आज का कंपेटिवली आसान था, तो जो भी आपकी बेटा क्योरीज होंगी वो हम दोनों लोग के डिस्कशन से पूरी हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।